हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रिजेश कुमार मौर्य अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी को इतिहास विषय पढ़ाऊंगा। हम सब इतिहास विषय को सीखेंगे, जिएंगे। एक्चुअली हमें इतिहास पढ़ना नहीं है, सीखना है। ठीक है, इतिहास कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि हमारे दादी बचपन में, हमारी नानी जो हमें कहानियाँ सुनाती थी, उन कहानियों में राजा रानी हुआ करते थे, बड़ा ही एंजॉय आता था। वही राजा रानी की कहानियाँ हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो कहानियाँ काल्पनिक थी, ये कहानियाँ वास्तविक है। ठीक है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं थी, सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। ये मनोरंजन के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी भी है। तो मैं देर ना करते हुए इतिहास विषय की शुरुआत करता हूँ, और इतिहास विषय का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल काल, मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है, मुगल काल जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। किसने रखी थी? स्थापना किसने की थी? बाबर ने। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सीधे यही नहीं पढ़ेंगे कि बस स्थापना बाबर ने की और बाबर के बाद तुरंत पानीपत का युद्ध करा दिया, खनवा का युद्ध करा दिया, चंदेरी का युद्ध करा दिया, घाघरा का युद्ध, और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु करा दी। ऐसा कुछ नहीं करना। पहले हमें ये जानना है कि ये जो बाबर है ये कौन था, कौन, आखिर ये भारत में कैसे आ गया। ठीक है, तो इसको जानने के लिए मैं मुगल शब्द से ही शुरुआत करता हूं। ये जो मुगल शब्द है ये मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा। और फारसी भाषा में इसका अर्थ होता है मंगोल। मंगोल, जो मंगोल का शासक था कौन? चंगेज खान। चंगेज खान। और चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? 14वीं पीढ़ी में एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम मिलता है तुगलुक निगार। मैं आराम से बोल रहा हूं, आप समझिए। तुगलुक निगार खानम। चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी में एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का नाम मिलता है तुगलुक निगार खानम। ठीक है, और ये जो मुगल थे वो मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान। मुसलमान कैसे? तुर्क। तो जो तुर्कों का शासक था वो था तैमूर लंग। तैमूर लंग। तैमूर लंग की चौथी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी में एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र, मैं पुत्र का नाम लिख दे रहा हूं, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, पुत्र का नाम मिलता है उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा का जो विवाह था, वो किससे हुआ? कुतलुग निगार खानम से। ठीक है, तो कुतलुग निगार खानम और उमर शेख मिर्जा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र, और उस पुत्र का नाम मिलता है बाबर। तो हमने जाना कि ये बाबर कौन था, अर्थात ये किन किन पीढ़ियों से संबंधित था। अब आगे हम जानेंगे कि बाबर भारत कैसे आया, क्या क्या स्थितियां थी। बाबर का जन्म
14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ठीक है। अब जो बाबर थे, संयोगवश जब बाबर 11 वर्ष का हुआ तो उमर शेख मिर्जा की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। कब? 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर को उसके पिता की रियासत मिल जाती है और वहां का वो शासक बन जाता है। मात्र 11 साल की ही एक अल्पायु में शासन मिल जाता है। अल्पायु में वो तो ठीक है, लेकिन शासन मिलता कहाँ का है? तो इसको हम जानने के लिए हम जानेंगे कि यहाँ ये क्षेत्र है अफगान। मैंने जो चित्र बनाया है आपको बकायदा मैपिंग के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे बाबर भारत आ गया। ठीक है। कहाँ से था वो, कैसे कैसे होते हुए क्या क्या परिस्थितियां आई जिसकी वजह से भारत आ गया बाबर, और कैसे उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी है। ठीक है। तो अफगान का एक प्रांत है, प्रांत का नाम मिलता है ट्रांस आक्सियाना। और यहां की रियासत, मैं रियासत लिख रहा हूं, ट्रांस आक्सियाना अफगान प्रांत में, ट्रांस आक्सियाना अफगान के ट्रांस आक्सियाना प्रांत के एक रियासत थी फरगना। फरगना का शासक था कौन? उमर शेख मिर्जा। तो जब 1494 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है उमर शेख मिर्जा की, तो फरगना का शासक बन जाता है कौन? बाबर। अब यही देखा जाए तो अफगानिस्तान के ही बगल में एक देश है उज्बेकिस्तान, जिसको हम कहते हैं उज्बेक। ठीक है। और उज्बेक का एक प्रांत है समरकंद। और समरकंद का शासक था बाबर का चाचा अहमद शेख। ठीक है। इन दोनों को हम समझते हैं। पहले उज्बेक और अफगान का संबंध क्या था, पहले इसको समझते हैं, फिर बाबर का आगमन। ठीक है। तो उज्बेक प्रांत के समरकंद, उज्बेक का एक प्रांत था समरकंद, और वहां का शासक था कौन? अहमद शेख। जब उसने देखा कि मेरे भाई उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, तो 11 वर्ष की ही अल्पायु में बाबर शासक बन गया। तो उसने सोचा कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक कैसे शासन करेगा और क्या शासन करेगा। ठीक है। तो उसको लगा कि ये साम्राज्य मुझे ले लेना चाहिए ना। तो उसने क्या कर दिया? फरगना पर आक्रमण कर दिया। और क्या किया उसने? बाबर को वहां से भगा दिया और अपने अधीन कर लिया। ठीक। अब फरगना का भी साम्राज्य बाबर से छिन गया। तो एक तरह से कहेंगे कि अहमद शेख का दुर्भाग्य या बाबर का सौभाग्य कि 1496 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। कब? 1496 ईस्वी में। किसकी? अहमद शेख की मृत्यु हो जाती है। तो एक बार फिर से जब वो मर गया अहमद शेख भी, तो एक बार फिर से फरगना के साथ साथ समरकंद का शासन मिल जाता है किसको? बाबर को। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बाबर का सौभाग्य ही था एक तरह से उसके लिए, वरना यदि समरकंद का शासक अहमद शेख फरगना पर शासन नहीं करता तो उसके मरने के बाद उसको समरकंद नहीं मिलता, उसको मतलब बाबर। ठीक है। तो अब बाबर दो जगह का रियासत का मालिक हो गया, एक तो समरकंद और दूसरा फरगना। लेकिन तो फरगना और समरकंद दोनों की रियासत मिल गई उसको। लेकिन ये उज्बेकों को ज्यादा दिन तक रास नहीं आया और उज्बेकों का जो सेनापति था
सैबानी खां। उज्बेकों का सेनापति कौन था? मैं लिख रहा हूं, सेनापति सैबानी खां। सैबानी खां को ये रास नहीं आया और समरकंद और फरगना पर मात्र 100 दिन, कितने दिन? 100 दिन ही शासन कर पाया था बाबर। 100 दिन का ही शासन कर पाया था बाबर। तब तक सैबानी खान ने उसको फरगना और समरकंद दोनों की रियासत से बेदखल कर दिया। ठीक है, अब आगे हम समझें तो सैबानी खान को ये रियासत रास नहीं आई और उसने क्या किया? फरगना और समरकंद दोनों जगह से बाबर को भगा दिया। बाबर यहां से भागा। बाबर कहां चला गया? बाबर यहां से भागा और फारस पहुंचा। फारस का शासक था उस समय, फारस का शासक था शाह इस्माइल। शाह इस्माइल। तो बाबर फारस पहुंचा, शाह इस्माइल से मिला और उसने अपनी आप बीती सुनाई उसको। कहा कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे समरकंद और फरगना दोनों की रियासत मिली थी, लेकिन मेरे ही सेनापति सैबानी खान ने मुझे अपदस्थ कर दिया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, शाह इस्माइल ने कहा देख भाई मैं तेरी मदद तो करूंगा, पर इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, देख मैं तेरी मदद करूंगा लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। तो शाह इस्माइल ने 2 शर्तें रखी। 2 शर्तें रखी। बोल शर्त तुझे मंजूर है? बाबर ने कहा पहले शर्त सुनाइए। तो शाह इस्माइल ने कहा कि देख मेरी पहली शर्त है कि बाबर अर्थात तू शिया मत को अपनाएगा। शिया मत को अपनाएगा, वह प्रचार करेगा। ठीक है, शिया मत को अपनाएगा, वह प्रचार करेगा। बाबर बोला कि ठीक है मैं शिया मत को अपना लूंगा। वैसे भी बेचारा सोच रहा था कि किसी तरह से मुझे फरगना की और समरकंद की रियासत मिल जाए। हाँ, दूसरी शर्त आपकी क्या है? तो उसने कहा देख बाबर तू काबुल पर अधिकार करेगा। कहां पर? काबुल पर अधिकार करेगा। अधिकार करेगा और अधिकार करने के बाद शाह इस्माइल को सौंपेगा। शाह इस्माइल को सौंपेगा। ये शर्त थोड़ी सी टेढ़ी लगी बाबर को, थोड़ा दिमाग में खटका, लेकिन बाद में सोचा कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, वो तो काबुल मांग रहा है, मुझे तो फरगना चाहिए। हालांकि दोनों अफगानिस्तान में ही है, लेकिन वो तो काबुल की रियासत मांग रहा है, मुझे फरगना चाहिए और किसी भी तरीके से मदद की कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी। तो बाबर ने कहा ठीक है भाई मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, अब क्या किया बाबर ने? अब जैसा कि वादा किया गया था कि यदि तू दोनों शर्तें मेरी मान लेता है तो बदले में मैं तुझे अपनी सेना दूंगा। तो बाबर ने शाह इस्माइल की सेना लेकर फरगना पर आक्रमण किया और फरगना पर क्या कर लिया उसने? अधिकार किया।
फरगना मिल गया उसे। ठीक है जी। अब एक और साम्राज्य उसे चाहिए था, कौन सा? समरकंद का ना। तो अभी उसको फरगना मिला है, अभी उसको समरकंद भी चाहिए। तो 1502 ईस्वी में, कब? 1500, मैं ऊपर लिखता हूं। तो फरगना मिल गया बाबर को, लेकिन एक रियासत और चाहिए थी, कौन सी? समरकंद की। तो बाबर ने 1502 ईस्वी में, कब? 1502 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद पर आक्रमण किया और इस युद्ध को नाम दिया जाता है सरायू पुल का युद्ध। सरायू पुल का युद्ध। इस युद्ध को क्या नाम दिया जाता है? सरायू पुल का युद्ध। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सरायू पुल का युद्ध कब हुआ था, तो 1502 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाए किसके किसके बीच हुआ था, तो आप कहेंगे सैबानी खां वर्सेस बाबर। अब देखिए यहां बाबर ने मिस्टेक की। अभी एक युद्ध लड़ा ही था फरगना का, सेना थकी हुई थी, उसे आराम करना चाहिए था, लेकिन उसे समरकंद की रियासत पाने की जल्दी थी और इसी जल्दीबाजी में उसने सरायू पुल के युद्ध की घोषणा कर दी। और चूंकि सेना थकी थी, इसलिए बाबर क्या हो गया? पराजित हो गया। बाबर पराजित हो गया। ये जो सैबानी खां है वो बाबर की बहन खानजदा बेगम को उठाकर ले गया। खानजदा बेगम को उठाकर ले गया और खानजदा बेगम से क्या कर लिया उसने? विवाह किया। ठीक है। यही जो विवाह है बाद में, हालांकि अभी के लिए थोड़ा सा कष्टदायक है बाबर के लिए, लेकिन ये जो सैबानी खां है ना, आगे चल करके बाबर के बहुत काम भी आएगा। ठीक है। अब बात यदि आगे की जाए तो उसको जो रियासतें चाहिए थी वो तो मिल गई, लेकिन अभी जो पीछे हमने पढ़ा था कि इसने शाह इस्माइल से वादे किए थे कि काबुल, दूसरा वादा कि काबुल पर अधिकार करेगा और उस पर शाह इस्माइल का कब्जा कराएगा, वो तो अभी पूरा नहीं किया। तो अब समय आ गया है उसको पूरा करने का। तो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और काबुल को किसे सौंप दिया? शाह इस्माइल को सौंपा, जैसा कि वादा था, और बाबर ने अपना वादा निभाया। ठीक है। तो बाबर ने सरायू पुल का युद्ध लड़ा और हार गया समरकंद। उसका पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं रहा। ठीक है। और 1504 ईस्वी में उसने क्या किया? काबुल पर अधिकार किया और वादे के मुताबिक उसको किसका सौंप दिया? तो यदि आगे की हम बात करें तो फरगना की रियासत तो मिल गई बाबर को, लेकिन बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का इंसान था, है ना। और दूसरी जो उसकी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाएं थी उसके साम्राज्य विस्तार की, वो कुछ खास कर नहीं पाया। समरकंद उसको मिल नहीं पाया, फरगना से ही संतुष्ट रहना पड़ा। तो कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि देख बाबर, पहली बात तो ये कि कुछ लोगों की किस्मत ना शादी के बाद बदल जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो तू काम करना, तू शादी कर ले। ठीक है। तो बाबर ने कहा ठीक है भाई। 1497 ईस्वी से
1507 ईस्वी के बीच अर्थात इस 10 साल के भीतर बाबर ने 3 विवाह, कितने विवाह? 3 विवाह किए। ठीक है, 3 विवाह किए। अब विवाह कर लिया, समय बीतता जा रहा था, लेकिन संतानोत्पत्ति का जो सुख होता है वो बाबर को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। रियासत मिलने की तो बात छोड़ ही दीजिए कि कोई और रियासत, नई रियासत मिली, यहाँ तक कि उसको शादी के बाद जो भी संतान उत्पत्ति का जो सुख होता है वो भी नहीं मिल पाया। तो उसको एक ज्योतिष मिले, उन्होंने सलाह दी बाबर को कि देख बाबर, ये जो तेरे साथ तेरी उपाधि मिर्जा है ना, यही तेरे लिए काल है। ठीक है, देख तेरे पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उनके साथ भी मिर्जा लगा हुआ था ना, और वो भी फरगना की रियासत तक ही सीमित थे, और तू भी फरगना की रियासत तक ही सीमित रह जाएगा। तो बाबर ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, मिर्जा की उपाधि का त्याग कर। तो बाबर ने क्या किया? 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया। मिर्जा की उपाधि का त्याग किया। बोला ले भाई, ये हो गया। अब तो उसने कहा, जो उसको परामर्श दे रहा था उसने कहा नई उपाधि धारण कर तू, नई उपाधि, नई उपाधि। बोलो कौन सी उपाधि धारण कर? तो उसने पादशाह की उपाधि धारण की। देखिएगा, बाबर कई सारी उपाधियां धारण किया हुआ है। ठीक है, पहले बात पादशाह की धारण करता है, फिर कलंदर की धारण करता है, फिर गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, कब कब करेगा मैं एक एक सन बताऊंगा आपको। 1507 ईस्वी में उसने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया, और उसी समय उसने नई उपाधि कौन सी धारण की? पादशाह, जिसका परिवर्तित या बिगड़ा हुआ रूप, जिसको हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं? बादशाह। ठीक है, पादशाह जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, पाद और शाह। पाद का मतलब होता है स्थायी, और शाह का मतलब होता है स्वामी। अर्थात अब बाबर खुद को स्थायी स्वामी कहने लगा था। और जैसा कि उसने कहा था कि तू नई उपाधि धारण कर, तेरा भाग्य पलटेगा, सच में उसका कहना सच हुआ, और धीरे धीरे बाबर का भाग्य करवट ले रहा था। ठीक है, तो बाबर का भाग्य क्या करवट ले रहा था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को बाबर को संतान उत्पत्ति का सुख प्राप्त हुआ, और उस सुख के रूप में कौन आया? हुमायूं। हुमायूं का जन्म हुआ। ठीक है, हुमायूं का जन्म हुआ। अब एक उसका कष्ट तो खत्म हो गया, दूसरा जो उसकी रियासत बढ़ाने का था, जो उसकी हार्दिक इच्छा, दिली इच्छा थी कि मेरी रियासत बढ़े, वो उसका समय भी धीरे धीरे अब लौट रहा था। बाबर की किस्मत पलट रही थी। अब इधर जो उजबेगों का सेनापति था सैबानी खां, उसका दुर्भाग्य कहिए या बाबर का सौभाग्य कहिए, सैबानी खां ने उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि वहां के उजबेगों ने सैबानी खां को उज्बेकिस्तान से बाहर कर दिया। उजबेगों ने सैबानी खां को उज्बेकिस्तान से क्या किया? बाहर कर दिया। ठीक है, सैबानी उजबेगों ने सैबानी खां को साम्राज्य से भगा दिया।
जब भगा दिया तो इसके पास कोई चारा था नहीं, अब ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ ना। तो इसके दिमाग में आया कि मेरे पास एक ऑप्शन है, वो कौन है? बाबर है, मैं बाबर की शरण लेता हूँ। ठीक है, वो बाबर के यहाँ गया। उसने कहा कि देख भाई, मुझे उस बेगों ने भगा दिया, मैं दर बदर भटक रहा हूँ ना। तो उसने कहा तो मैं क्या करूँ? कहा तू कम से कम मेरा नहीं तो अपनी बहन खानजदा के बारे में तो सोच। जैसा कि मैंने बताया ना, सरायू पुल के युद्ध में शैबानी खान ने बाबर की बहन खानजदा बेगम से विवाह किया था ना, लेके भागा और विवाह किया था। तो इस नाते से वो बाबर का क्या हो गया? जीजा हो गया। बाबर सोचने पे मजबूर हो गया कि बात तो सही है, इसके साथ साथ तो मेरी बहन भी भटक रही है ना। तो उसने कहा देख, मैं तुझे शरण तो दूंगा, लेकिन इससे मेरा क्या लाभ होगा? तो शैबानी खान ने कहा पहले तो ये बाबर की शरण में आया, बाबर की शरण ले। और दूसरा काम इसने क्या किया? बाबर से वादा किया कि मैं तुझे देखो ऐसी युद्ध नीति सिखाऊंगा ना जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई काट ही नहीं है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद तो कोई युद्ध ही नहीं हारेगा। जो युद्ध नीति मैंने ना तेरे खिलाफ उस सरायू पुल के युद्ध में अपनाई थी ना, वो मैं तुझे सिखाऊंगा, और साथ साथ में मैं तुझे वो जो तोप कैसे चलाते हैं ना वो भी सिखाऊंगा। ठीक है। तो शैबानी खान ने बाबर को तुलुगमा युद्ध पद्धति व तोपों का सफल संचालन करना सफल संचालन करना सिखाया। जब ये बाबर सीख गया, हालांकि आगे चल कर के आप जानेंगे कि ये तुलुगमा पद्धति क्या है। मैं जब पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ाऊंगा आपको, तो ये तुलुगमा पद्धति और तोपों को सजाने की जो विधि है, उस्मानी विधि, वो क्या होती है उसको समझाऊंगा। ठीक है, ये सीखा और बाबर को इसका काफ़ी फायदा मिला। आप जानोगे आगे चल कर के बाबर पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, अफगानों के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। ये चारों युद्ध उसने लड़े और सभी युद्धों में उसने इस तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपों के सफल संचालन के माध्यम से ही सभी के सभी युद्ध आसानी से जीत सका था ना। तो इसने कहा कि भाई मैंने तो सीख लिया, इसने सीख भी लिया, इसको आजमाने का समय आया। जब उसको आजमाने का समय आया तो 1519 ईस्वी में उसने जो ये सीखा था उसको आजमाने की कोशिश किया। कहाँ पर? पंजाब और भेरा का अभियान किया उसने। पंजाब और भेरा के ऊपर उसने आक्रमण किया और इन दोनों अभियानों को उसने जीता। और भेरा में उसने पहली बार तोप का प्रयोग किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया, और ऑप्शन में अक्सर रहता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और ज़्यादातर लोग उसको बताते भी हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार नहीं, वो पहली बार नहीं था, वो दूसरी बार उसका प्रयोग था। ठीक है, सबसे पहले उसने कब प्रयोग किया था? भेरा के युद्ध में ना। ये यहाँ है पंजाब, भेरा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है ना। इसको जीत लिया। अब यहाँ की स्थितियां तो यथावत बनी रही। हम आगे यदि देखें कि आगे क्या स्थितियां बन रही थी, अब अभी तक ये सारी चीजें कहाँ चल रही थी? अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अब हम देखेंगे कि बाबर जो है वो भारत कैसे आया, क्या क्या स्थितियां पैदा हुई उस समय कि बाबर भारत आ गए। ठीक है, तो जो भारत का दिल है, कौन? दिल्ली भारत का दिल है।
दिल्ली, और दिल्ली का शासक था उस समय कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासन था इब्राहिम लोदी। और यहीं पर मैं मार्क कर देता हूं, आगरा, यूपी में जगह है एक आगरा, और यहां इस आगरा का शासक था कौन? आलम खां। आलम खां, ये कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां ना। तो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासन दिल्ली पर कर रहा था ना, आगरा का जो शासक था आलम खां, एक तरह से राज्यपाल था। दिल्ली सल्तनत में जानेंगे कि 2 राजधानियां होती थी, एक दिल्ली और दूसरा यूपी में आगरा, ठीक है। तो ये चाहता था कि ये दिल्ली का शासक बन जाए। ये बात जैसे ही इब्राहिम लोदी को पता चली कि आलम खां के मन में विद्रोह की भावना जगी है, तो लोदी ने सोचा कि ये भावना जैसे ही जगी इसको दबा दो ना। उसने आलम खां को यहाँ से उठाया आगरा से और कहाँ भेज दिया? पंजाब। कहाँ भेजा? पंजाब। कहा ऐसा करो चाचा, तुम ना पंजाब चले जाओ, ठीक है, वहां की रियासत संभालो। और पंजाब का उस समय राज्यपाल था कौन? राज्यपाल था दौलत खां। दौलत खां, ठीक है, दौलत खां। ये जो राज्यपाल था ना, ये बड़ा ही इब्राहिम लोदी का विश्वास पात्र था। आलम खां उसके यहाँ पहुंच गया, और जब आलम खां उसके यहाँ पहुंच गया तो लगा उसको विद्रोह के लिए भड़काने। किस तरीके से भड़काया उसको हम देखते हैं कि आलम खां ने कैसे इब्राहिम लोदी के विश्वास पात्र राज्यपाल दौलत खां को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भड़काया, और किस तरीके से दोनों ने मिलकर के बाबर को भारत में आने का आमंत्रण भेजा, ठीक है। बढ़िया सा एक टेबल के दोनों तरफ बैठे हैं कौन? एक तरफ आलम खां और एक तरफ दौलत खां, दोनों के सामने बकायदा गिलास लगी हुई है। हाँ, ये है भैया आलम खां और ये है भैया दौलत खां। आलम खां उसको भड़का रहा है, किस तरीके से? उसने कहा देख आलम, देख दौलत, तू इतने दिन से पंजाब का राज्यपाल है, पर तुझे क्या मिला इसके बदले में? कुछ भी तो नहीं मिला। जो तूने सेवा की वो उसके बदले में तुझे कुछ भी नहीं मिला ना। धीरे धीरे ये दोनों एक तो मदिरे के नशे में थे ना, अब धीरे धीरे दौलत खां को भी लगने लगा कि बात तो सही है, मुझे जितना मैंने सेवा की राज्य की, बदले में मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला ना। तो उसने कहा क्या करना चाहिए? कुछ नहीं यार, तू राजा बनने योग्य है, वो इब्राहिम लोदी थोड़ी ना राजा बनने योग्य है, राजा तुझे बनना चाहिए दिल्ली का। दौलत खां बोला ऐसी बात है, देख यार, अच्छा ठीक है लेकिन कैसे होगा? बोला आलम खां बोला देख मेरे पास 20,000 सेना है। कितनी सेना है? 20,000। तेरे पास कितनी सेना है? इसने कहा मेरे पास भी 20,000 सेना है। कहा 20 और 20 40,000। 40,000 की सेना लेकर के यदि हम इब्राहिम लोदी से भिड़ेंगे तो तुझे पता है इब्राहिम लोदी की सेना के बारे में? 5 लाख सेना है उसके पास। कितने सैनिक है? 5 लाख। वो हमें एक ही दिन में नस्तनाबूद कर देंगे ना, और हमारी जो कम से कम जो राज्यपाल की पदवी है वो भी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आलम खां ने कहा मैं तुझे कहाँ लड़ने के लिए कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ तुझे दिल्ली का राजा बनना है, लड़ेगा तो कोई और। दौलत खां बोला रहे लड़ेगा कोई और, राजा मैं बनूंगा, कौन लड़ेगा? तो उसने कहा कि तू जानता है
सैबानी खां का जीजा, अरे कुछ दिन पहले ही तो जिसने सिंध वाले पंजाब और भेरा के किले पर आक्रमण किया था, और पता नहीं वो क्या नहीं गोला लेकर आया था, आग का गोला बरस रहा था भेरा वाले किले पर, देखा तूने? वो धमाधम गिर रहा था और 1,000 की संख्या में सैनिक मर रहे थे। दूर से तलवार लेके दौड़े जा रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, और इसने थोड़ी सी सेना लेकर के पंजाब को और भेरा को जीत लिया। तो वो लड़ेगा। आलम दौलत खां को लगा बात तो सही है यार, वो लड़ेगा। वो कौन है? वो है बाबर। बाबर, इन्होंने दौलत खां और आलम खां ने मिलकर के बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, उन्होंने पत्र भेजा बाकायदा लिख करके। पहला जो पत्र गया, बाबर ने उसको इग्नोर किया। बाबर को लगा ना कि ये जो राज्यपाल है इब्राहिम लोदी का ही है, और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब और भेरा को जीता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्राहिम लोदी का ये षड्यंत्र है मुझे अपनी जाल में फंसने का ना। तो उसने उसको इग्नोर किया, कोई जवाब नहीं भेजा। दौलत खां और आलम खां ने फिर से एक बार पत्र लिखा और उसने उससे करबद्ध विनती की कि आप भारत आए और भारत के ऊपर आक्रमण करें और दिल्ली का शासक बने। आया बाबर। जब दोबारा पत्र गया तो मिलने आया। बाबर आया और यहाँ बकायदा इसकी सीट लगी, ये भी बैठा, इसकी भी एक गिलास लगी। पहले बकायदा इसका खूब ठाट बाट से सेवा किया गया ना, शासक था ये, सेवा हुई इसकी। इसके बाद बोला, रे बोल अब क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे, किस उद्देश्य से? उन्होंने कहा कि आका हुजूर, ये जो दिल्ली का शासक है ना इब्राहिम लोदी, ये बड़ा घमंडी प्रवृत्ति का आदमी है। हम चाहते हैं कि दिल्ली का शासक आप हो, दिल्ली का जो ताज है वो आपके सर पे हो। बाबर को ये बात रास नहीं है। बोला कोई षड्यंत्र तो नहीं है? बोला षड्यंत्र? अरे महाराज आपसे कैसा षड्यंत्र, हम तो बस आपके जो भला चाहने वालों में से एक हैं, बस आपके विषय में अच्छा सोच रहे हैं, आपको दिल्ली के तख्त ताश पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। तो बाबर ने कहा इसमें तुम दोनों का क्या फायदा है? टपाक से दोनों ने आंसर दिया कि हमारा फायदा महाराज यही है कि हमें अपने साम्राज्य में कोई एक छोटी सी रियासत दे देना, और हम उस रियासत के राजा रहेंगे, कम से कम राज्यपाल तो नहीं रहेंगे। उसने कहा ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हमें इब्राहिम लोदी के बारे में बताओ। बाबर ने कहा देख भाई, मेरे पास सिर्फ 12,000 सेना है, तेरे पास कितनी है? तो आलम खान ने कहा मेरे पास 20,000 की सेना है, और मेरे पास दौलत खान ने कहा कि मेरे पास 20,000 की सेना। 20, 20, 40, 12, 52,000। लोदी के पास कितनी सेना है? दौलत खान ने कहा उसके पास कितनी सेना है जनाब? उसके पास तो छोटी सी सेना है, वो आपके आगे कुछ भी नहीं है। बाबर ने कहा फिर भी बता दे कितनी सेना है, ताकि युद्ध की तैयारियां मैं कर सकूं। उसने कहा 5 लाख सेना है मात्र सर। 5 लाख सेना? तेरे पास 20,000 सेना, इसके पास 20,000 सेना, मेरे पास 12,000 की सेना, 52,000 की सेना लेकर के तू 20,000 की सेना के साथ युद्ध करेगा? इन्होंने कहा हुजूर ये 52,000 की सेना, लेकिन इसकी 5 लाख की सेना पर भारी पड़ेगी। कैसे? अरे वो आपके पास पता नहीं क्या वो आता है ना, वो बड़ा बड़ा सा गोला लेकर के आते हैं आप और फेंकते हैं, और वो ढेर हो जाते हैं, हजारों की संख्या में सैनिक ढेर होते हैं। बाबा बोला उसको तोप कहते हैं। हाँ हाँ वही तोप, वो लेकर आइए, 5 लाख की सेना तो इसकी तुरंत हार जाएगी। बाबर ने कहा ठीक है फिर तो ऐसा कर, तू युद्ध के लिए पैगाम भेज, युद्ध का पैगाम भेज तू। युद्ध का पैगाम भेजा गया और युद्ध की डेट भी बकायदा निकली। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी।
कौन सा युद्ध भाई? पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए प्रथम द्वितीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानीपत एक खुला मैदान था और उसमें 3 बार युद्ध लड़े गए। एक बाबर ने लड़ा है, दूसरा 1576 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ेगा, 76 कह रहे हैं, 56 में अकबर लड़ेगा, और इसके बाद 1761 में मराठा और अफगान के बीच लड़ा जाएगा। हाँ तो ये 3 युद्ध लड़े गए, इसलिए जो है कि इसको प्रथम द्वितीय तृतीय कहते हैं। ये किसके किसके बीच हुआ? तो डायरेक्ट सामने से तो बाबर था, लेकिन इसके पीछे की सेना आलम खां और दौलत खां की भी थी। बाबर वर्सेस लोधी, और इस युद्ध में लोधी की क्या हो गई है? पराजित हुआ लोधी ना। पराजित क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बताया था ना, ये एक विशेष तरह की युद्ध नीति के साथ लड़ता था बाबर, और वो युद्ध नीति क्या थी मैं आपको बताऊं तो उस युद्ध नीति को कहते हैं तुलुगमा पद्धति। कैसी होती है जरा देखेंगे, तुलुगमा पद्धति क्या होती है ना। यहाँ बाबर खड़ा है, ये बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में रक्त रंजित तलवार लिए हुए ना। इधर बाबर की टिंगी टिंगी सेना खड़ी है, ठीक है। इस साइड में इब्राहिम लोदी खड़ा है, और इब्राहिम लोदी की सेना 5 लाख की सेना, भयंकर सेना है। यहां पर बाबर वो जो अपनी जो आज तक भारतीयों ने नहीं देखी थी वो लेकर आया था। क्या? तो और सबसे आगे उसने अपनी तोपों को लगाया, और तोपों को लगाने के बाद उसने बकायदा इन तोपों को जो है कि एक कड़ी के माध्यम से जोड़ता था, और तोप को सजाने की इस विधि को, तोप सजाने की विधि को क्या कहते हैं? उस्मानी विधि। उस्मानी विधि, कई लेखक इसको रूहानी विधि भी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है, उस्मानी विधि या रूहानी विधि। तोप सजाने की इस विधि को क्या कहते हैं? उस्मानी विधि। ये जो समतल मैदान था ना, इसके चारों तरफ पर्वत थे, ये बड़े बड़े से ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, ठीक है। और इन पर्वतों में बाबर ने अपने बंदूकधारियों को छुपा रखा था। इब्राहिम लोदी इस बात से अनजान था, इब्राहिम लोदी इस बात से अनजान था ना। इसमें इसने अपने बंदूकधारियों को छुपा रखी थी, ठीक है। बाबर के बंदूकधारी यहाँ बैठे हुए हैं बाकायदा छिप छिप के। तो इसी विधि को ना, इसी विधि को क्या कहते हैं? तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति, ठीक है। अब सामने की दुश्मन की सेना तो यही जानती है कि सामने इतनी ही सेना है, लेकिन उसकी आधी से ज्यादा सेना तो छिपी हुई है जो पीछे से वार कर रही है, ठीक है। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? तुलुगमा विधि। ऐसी ही एक विधि आगे चल करके शिवाजी ने इन्वेंट की थी, जिसको हम कहते हैं छापेमार पद्धति, ठीक है। और इस पद्धति के माध्यम से लोदी को बाबर ने क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जो है कि उसने भारत में एक नए साम्राज्य, एक नए वंश की नींव रखी, जिसको हम कहते हैं मुगल वंश। और मुगल वंश में पहला जो शासक था वो बाबर था, आगे उसका उत्तराधिकारी होगा हुमायूं, हुमायूं का लड़का होगा अकबर, अकबर का लड़का होगा जहांगीर, शाहजहां, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अटेंड करेंगे कि आगे खानवा का युद्ध। अभी देखिए हम लोगों ने सिर्फ भारत में बाबर का आगमन कराया है। एक बार मैं फिर से, अब मुगल वंश, ये तो सारी पीछे की चीजें थी। अब भारत में मुगल वंश ने क्या क्या किया, बाबर ने क्या क्या यहाँ पर स्थापनाएं कराई हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।